राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके भैरवगढ़ में अरमान अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। अरमान काफी समय से बेरोजगार था, लेकिन एक दिन उसे कोटा शहर में बड़ी कंपनी में अकाउंट मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। वो खुशी में घर भाग कर आता है। कविता, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों जी, आज तो आप बच्चे जैसी खुशी से चमक रहे हो, क्या बात है? मुझे कोटा में नौकरी मिल गई है। अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अब न गरीबी न ताने। कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। हम नई शुरुआत करेंगे जी। दोनों अपने गांव का छोटा सा मकान बेच देते हैं और हर सपने के साथ शहर के लिए निकल पड़ते हैं। कोटा पहुंचने के बाद उन्हें कम पैसों में रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। सड़क किनारे एक पुराना सा बोर्ड दिखता है, राजपूत स्टेट एजेंसी। वे अंदर जाते हैं। नमस्ते साहब, हम नए आए हैं। बजट कम है, क्या सस्ती कीमत में कोई घर मिल सकता है? दलाल उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराता है। हाँ, एक घर है, थोड़ा बाहर के इलाके में, लेकिन बड़ा है, शांत इलाका है। कुछ देर बाद वो उन्हें शहर से दूर सूखे पेड़ों और टूटे रास्तों वाले क्षेत्र मोरवन ले जाता है। रास्ते भर हवाएं अजीब सी सीटी बजाती रहती हैं। रास्ता सुनसान, न कोई घर न इंसान, और सामने खड़ी होती है एक काली पुरानी हवेली, जिसके ऊपरी हिस्से पर टूटा सा नाम लिखा होता है, शकुंतला निवास। ये जगह ठीक नहीं लग रही, यहाँ अजीब खामोशी है। मैडम, पुराने मकान ऐसे ही होते हैं, डरिए मत। सस्ता घर मिलना भी आसान नहीं। अरमान सहमत हो जाता है। वो हवेली खरीद लेता है। रात गहराने लगती है। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराता है। दीवारों पर पुराने परिवार की तस्वीरें, पर सबके चेहरे खुरचे हुए। सीढ़ियों पर मिट्टी जैसे पैरों के निशान, और ऊपर की मंजिल से आती धीमी सी फुसफुसाहट। कोई आ गया। कविता कांप जाती है। अरमान, चलो कल किसी और घर की तलाश करेंगे। हम यहाँ रह लेंगे। डर सिर्फ दिमाग का खेल होता है। वे सोने चले जाते हैं। आधी रात अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और लकड़ी के फर्श पर धीमी चाल से कदमों की आवाज गूंजने लगती है। टिक टिक टिक। सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज, पर नीचे आने वाला दिखाई नहीं देता। कमरे के कोने में रखे पुराने झूले पर अचानक खुद ब खुद झूला हिलने लगता है। कविता की सांसें थम जाती हैं। अरमान, वो देखो, झूला खुद हिल रहा है। अरमान डर दबाते हुए आगे बढ़ता है। उसे झूले पर बैठी हल्की धुंध सी आकृति नजर आती है। एक छोटी लड़की की परछाई, जिसकी आंखें काली और खाली और होंठ फुसफुसाते हैं। माँ, तुम लौट आई। अचानक हवा का तेज झोंका आता है। लड़की गायब। दीवार पर खून जैसा निशान बन जाता है। ऊपर मत जाना, अरमान गुस्से में चिल्लाता है। कौन है? सामने आ। उसी समय ऊपरी मंजिल से जोर जोर से दरवाजे बजने लगते हैं। पूरी हवेली कांपने लगती है। कविता डर से रोने लगती है, लेकिन अरमान जिद में सीढ़ियां चढ़ने लगता है। ऊपर जाकर देखता है, कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज पर जली हुई मोमबत्तियां, और बीच में पड़ा हुआ एक मोटा काला डायरी नुमा ग्रंथ। वो उसे उठाता है। अचानक कमरे का दरवाजा बंद, मोमबत्तियां बुझ, कमरा अंधेरा, और हवा में गूंजती आवाज, जो भी मेरा नाम पढ़ता है वो मेरा हो जाता है। कविता नीचे से चीखती है। अरमान, बाहर आओ, नीचे आओ। लेकिन देर हो चुकी होती है।
कमरे की दीवार पर एक काली परछाई उभरती है जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेती है। ये घर मेरा था। मेरी चीखें दीवारों में आज भी जिंदा हैं। उसके बाल जमीन तक लटकते हैं, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल। वो अरमान की ओर बढ़ती है। कविता ऊपर दौड़कर पहुंचती है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? इस हवेली में जो भी आया लौट कर कभी नहीं गया। अब तुम्हारी बारी है। परछाई अरमान को पकड़कर हवा में उठा लेती है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? अरमान, नहीं, छोड़ दो उसे। और अगले ही पल कमरे में सन्नाटा। मोमबत्ती अपने आप जल उठती है और मेज के पास अब कविता अकेली खड़ी होती है। अरमान कहीं दिखाई नहीं देता और दीवार पर धीरे धीरे उभरता है एक और आत्मा घर में शामिल हो गई। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। रात फिर से शांत और ठंडी हो जाती है। छत की जंजीरों में बंधी कविता की आंखें काली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके अंदर कहीं उसकी असली आत्मा अभी भी जिंदा थी। अरमान को अचानक वो बात याद आती है, रात को छत पर मत जाना और आईने को मत छूना। अरमान समझ जाता है भूतों की ताकत उसी आईने में कैद है। खून से लथपथ कलाई छुड़ाते हुए वो दर्द सहकर उठता है। परछाई गुस्से से गरजती है, कोई यहां से नहीं जाता। हवा चीखने लगती है। दीवारों के तस्वीरों के चेहरे अरमान को घूरने लगते हैं। उसी पल कविता की आवाज टूटती है। अरमान, आईना तोड़ दो। अरमान छत पर रखी लोहे की रॉड उठाता है और सीढ़ियों से भागते हुए उस कमरे तक पहुंचता है जहां बड़ा काला आईना टंगा था। आईने में उसकी परछाई नहीं बल्कि फंसी हुई आत्माओं के चेहरे दिखाई देते हैं। वे फुसफुसाते हैं, हमें आजाद करो। परछाई पीछे से टूट पड़ती है। कमरा अंधेरे में डूबता है। अरमान चिल्लाता है, ये हमारी जिंदगी है, तुम्हारा कैद खाना नहीं। और पूरी ताकत से आईना चकनाचूर कर देता है। कांच टूटने की आवाज गूंजती है। परछाई धुएं में जलकर बिखर जाती है। चेहरे गायब हो जाते हैं। छत पर बंधी कविता बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरमान दौड़कर उसे संभालता है। कुछ पल बाद कविता धीरे धीरे सांस लेती है। उसकी आंखों से अंधेरा उतर जाता है। वो थकी हुई आवाज में मुस्कुराती है, अरमान, हम बच गए। अरमान उसकी हथेलियां पकड़कर रो पड़ता है। हाँ, अब ये घर हमें कभी नहीं रोक पाएगा। दोनों बिना पीछे देखे घर से बाहर भागते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सुबह की धूप फैलती है। घर फिर से खामोश हो जाता है और टूटा हुआ आईना धीरे धीरे धूल में बदल जाता है। घर अब हमेशा के लिए खाली रह जाता है।